नमस्कार। नई शिक्षा नीति इस विषय पर बातचीत करने के साथ ही साथ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और क्या है नई शिक्षा नीति की मूल बातें, मूल दस्तावेज, उन सभी की बात होगी इसके अंतर्गत। और साथ ही साथ इसमें उन चीज़ों की भी बात की जाएगी कि भारत सरकार ने क्या क्या नया इसमें दिया है जो कि पूर्व की पूर्ण शिक्षा नीतियों में नहीं था। यह नई शिक्षा नीति के क्रम में पहला भाग है इस वीडियो का, याद रखिएगा। इसमें हम बात करेंगे उन सभी पहलुओं की जो शिक्षा नीति के संदर्भ में, खासकर स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो एंड अदर इसके केंद्रीय पार्ट हो, और इसकी मेकिंग एंड क्रियान्वयन यानी कि कैसे इसको लागू किया जाना है और कि कैसे लागू की जा सकती है, उन सभी की बात इस वीडियो में की जाएगी। आपने पहले भी पढ़ा होगा और सुना होगा, हम लोग बात करते थे 10+2 शिक्षा नीति की, और साथ ही साथ हम बात ये भी करते थे कि 5 या 6 वर्ष का लड़का या लड़की जब होता था उसको स्कूल में डाल दिया जाता था। उस प्रणाली के अंतर्गत पूरा बदलाव कर दिया गया है शिक्षा नीति में, उसकी भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इसकी भी चर्चा करेंगे वीडियो के अगले पार्ट्स में कि कौन सी कक्षाओं तक आपकी परीक्षाएं होंगी और कौन सी कक्षाओं तक आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी। हम इस बात की भी बात करेंगे कि एनुअल मोड खत्म करके सेमेस्टर सिस्टम भारतीय शिक्षा नीति में इस बार क्यों शामिल किया गया है, और अब एमफिल के स्थान पर कौन सी डिग्री आपको करनी है या जिन्होंने एमफिल कर लिया है उनका क्या लाभ और क्या हानि होगी, उसकी भी बात करेंगे। और शोध के क्षेत्र में क्या क्या नया बदलाव हुआ है इस नई शिक्षा नीति में, उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ यह नई शिक्षा नीति 1860 की उस शिक्षा नीति की टीवी मैकॉले की शिक्षा नीति से किस प्रकार से भिन्न है, किस प्रकार से अलग है, उन सब की चर्चा इस शिक्षा नीति में की गई है। और साथ ही साथ इस शिक्षा नीति में जितना ही प्रेशर बच्चों पर होने वाला है उतना ही प्रेशर बच्चों के माता पिता पर, बच्चों के शिक्षकों पर, और जिस शैक्षणिक संस्थान से आपका लड़का या लड़की शिक्षा ले रहा है उसकी भी समान जिम्मेदारी इसमें तय की गई है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ भाषाओं का अलग ही प्रावधान किया गया है इस शिक्षा नीति में। और जब मैं भाषाओं की बात करता हूँ इसमें हिंदी और अंग्रेजी की ही बात नहीं करता हूँ, भारत की उन सभी राज्य स्तर की लोकल लैंग्वेजेस की भाषाओं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप 5+3 वाली शिक्षा पे आते हैं और उससे पहले उस 5 वाली शिक्षा पर भी, जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है, उसमें लैंग्वेज का प्रावधान है, रीजनल लैंग्वेज का प्रावधान है। इस बात का याद रखिएगा स्कूली शिक्षा में। और जैसे आप मध्यम स्तर की शिक्षा में जाएंगे, कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा में जाएंगे, तो ये भी याद रखिए वहाँ आपको फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन भी प्राप्त होगा। और साथ ही साथ डिग्री के वेटेज को लेकर, यानी कि आपका विद्यार्थी, आपका बच्चा 1 वर्ष की भी डिग्री प्राप्त कर सकता है, 2 वर्ष की, 3 वर्ष की और 4 वर्ष की भी। चारों का डिफरेंस क्या होता है वीडियो के अगले भाग में आपको पता लगेगा। और इस शिक्षा नीति की सबसे अच्छी मुझे 2 बातें लगी कि जो ऐसे विद्यार्थी 1 वर्ष करने के बाद अपनी डिग्री को या 2 वर्ष करने के बाद अपनी डिग्री को किन्हीं कारणों से ड्रॉप कर देते थे, पैसे के अभाव के कारण, जॉब के अभाव के कारण या किसी प्रकार की अन्य समस्याओं के कारण अपनी डिग्रियों को ड्रॉप कर देते थे, उनके लिए विशेष मौका है और बहुत लाभदायक है। जैसे कि आपने बीए सेकेंड ईयर करने के बाद अपनी जॉब, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, आप किसी प्राइवेट जॉब में चले गए या किसी सरकारी जॉब में चले जाते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, तो इस शिक्षा नीति की सबसे बेहतरीन बात यह है यदि आप 5 साल, 10 साल या 20 साल के बाद भी अपनी पढ़ाई को पुनः रिजॉइन करना चाहते हैं, पुनः चालू करना चाहते हैं, तो आपने जहां सेकेंड ईयर से अपनी पढ़ाई छोड़ी थी उसके बाद 3rd ईयर और 4th ईयर में आप एडमिशन लेंगे, यानी कि आप 3rd ईयर में एडमिशन लेके अपनी डिग्री को पूरा कर सकते हैं। इस बात का प्रावधान इस शिक्षा नीति में बेहतरीन तरीके से दिया गया है। अगला इसका पक्ष जो कि बहुत अच्छा है कि इस शिक्षा नीति में स्ट्रीम को हटा दिया गया है, यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस अब आपको नहीं पढ़ना है। इसका लाभ उन सभी ऐसे विद्यार्थियों को, उन सभी ऐसे शोधार्थियों को होगा, लेकिन शिक्षकों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है,
क्योंकि अब शिक्षकों को अपने विषय के अनुसार नहीं, बच्चे की रुचि के अनुसार ही बच्चे को पढ़ाना होगा। और जब तक शिक्षक बच्चों की रुचि के अनुकूल बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, बच्चों की नॉलेज को ज्ञान में परिवर्तित नहीं करेंगे, बच्चों की इंफॉर्मेशन को वह एक लॉजिक के साथ और क्रिटिकल एनालिसिस के साथ उसको प्रस्तुत करने की रुचि बच्चे में पैदा नहीं करेंगे, तो शिक्षकों के प्रमोशन पर, शिक्षकों की योग्यता पर और शिक्षकों के पढ़ाने की क्षमताओं पर यह शिक्षा नीति सवाल भी खड़ा करेगी और एक्शन भी लेगी। तो ऐसा अब नहीं होगा कि बच्चे यदि फेल होते हैं तो बच्चों के साथ साथ शिक्षकों पर भी डंडा चलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, एक सवाल आया है शिवानी मेरी बहन का, वह पूछती है 1 to 5 में लैंग्वेज के सवाल को लेकर। इसमें साफ साफ कहा गया है यदि आपका लड़का या लड़की कक्षा 3 से लेके 5 तक का विद्यार्थी है, यानी कि जो 5 ईयर का उसका क्लासेस होती है, 3, 4, 5 इन क्लासेस में बच्चा लोकल भाषाओं में ही अध्ययन अध्यापन करेगा। लेकिन आप किसी भी विद्यालय पर यह नियम थोपेंगे नहीं, लागू नहीं करेंगे, मैंडेटरी नहीं बनाएंगे। यदि बच्चा रुचि रखता है अपनी मातृभाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए, तो विद्यालय को और शिक्षकों को ये व्यवस्था करनी ही होगी कि बच्चा उस भाषा में सीख सके। और जब हम इसी शिक्षा नीति के दूसरे पार्ट पर जाते हैं, 5+3 पर जाते हैं, तब आप 6 to 8 वाले पोर्शन में जाएंगे। वहां आप इस शिक्षा नीति में बच्चों के हाथ में कंप्यूटर का ज्ञान भी देखेंगे, कोडिंग का ज्ञान देखेंगे, लैंग्वेजेस C++ का भी ज्ञान देखेंगे। यानी कि जब हम तुलना करते हैं विदेशी छात्रों से या विदेशी मुल्क के उन ऐसे विद्यार्थियों, शोधार्थियों से कि उनके मुल्क के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ 12 से 15 वर्ष की एज में कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्किल ज़रूर से ज़रूर सीख जाते हैं। तो वह इसीलिए सीख जाते हैं कि वहाँ वोकेशनल कोर्सेज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसी क्रम में इस +3 वाले यानी कक्षा 6 से 8 तक के क्रम में बच्चों को वोकेशनल का ऑप्शन दिया गया है, जहां बच्चे अपने ऐसे टैलेंट के आधार पर अपनी शिक्षा को अर्जित करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, यदि आपका बच्चा मेहंदी में इंटरेस्ट रखता है, सिलाई में इंटरेस्ट रखता है, होम साइंस में इंटरेस्ट रखता है, प्लम्बरिंग में इंटरेस्ट रखता है, किसी प्रकार के ऐसे टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट रखता है जो पढ़ाई के इतर उसका रोजगार हो सकता है, चाहे वह मोबाइल हो सकता है, सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन डिज़ाइन हो सकता है, हार्डवेयर जैसे कोर्सेज हो सकते हैं, फोटोग्राफी जैसे कोर्स हो सकते हैं, फिल्म प्रोडक्शन जैसे कोर्सेज हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो से संबंधित कोर्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार के सभी कोर्सेज को इस शिक्षा नीति में सेकंड वाले पोर्शन में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को सिखाने का प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। अगली चीज, जब बात भाषाओं की आती है, इस शिक्षा नीति में अंग्रेजी भाषा को केवल और केवल एक पासिंग सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। मैंडेटरी नहीं होगा कि आपका विद्यार्थी उच्च शिक्षा हो या मध्यम स्तर की शिक्षा हो, इंग्लिश में ही प्राप्त कर देगा। भारतीय संविधान की 7वीं संवर्ती सूची में जिन भाषाओं को मान्यता मिली है, खासकर 22 भाषाओं को, उन्हीं भाषाओं को सर्वप्रथम मान्यता दी गई है। इस शिक्षा नीति में विदेशी भाषाओं की बात मैं बाद में करूंगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और उस विदेशी भाषा की भी बात करूंगा जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है इस शिक्षा नीति में कि उस विदेशी भाषा में हम शिक्षा ना ही देंगे, ना ही किसी को देने देंगे। उस भाषा की भी बात मैं करूंगा आपसे। और साथ ही साथ शोध के क्षेत्र में इस शिक्षा नीति में अभी कोई नया प्रावधान नहीं दिया गया है कि बच्चे शोध कैसे करेंगे, क्योंकि इसी शिक्षा नीति में एमफिल की डिग्री को खत्म कर दिया गया है। लेकिन ये नहीं कहा गया है जो भी ऐसे शोधार्थी अभी शोध कर रहे हैं, खासकर एमफिल में, या जो शोध अपना कर चुके हैं एमफिल में, उनकी डिग्री को मान्यताएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या उनको कोई विशेष लाभ होगा या नहीं होगा। क्योंकि शोध के क्षेत्र में एक नई कमेटी और बनने वाली है जिसका नाम है हीरा, हायर एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन,
जब वह आएगा तो शोध के क्षेत्र में हो रहे बदलावों की भी आपसे बात करूंगा। लेकिन इस वाले वीडियो में ये इंट्रोडक्शनरी वीडियो है। और एक बात मैं और बताऊं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कौन सी कक्षाओं तक परीक्षाएं नहीं होगी। जो भी ऐसे बच्चे आंगनवाड़ी में हो या जिसे कहते हैं प्राइमरी से नीचे का स्तर का होता है, जहां बच्चे चलना भी ढंग से नहीं जानते हैं, लेकिन माँ बाप को चिंता होती है उनका बच्चा स्कूल में जाना सीख पाए, स्कूल में बैठना सीख पाए, अपने को समझ पाए, तो उसके लिए प्राइमरी के या प्राइमरी से नीचे के 3 वर्ष का समय दिया गया है। क्योंकि पूर्व की शिक्षा नीति में बच्चे का एडमिशन 5 और 6 वर्ष के बाद होता था, लेकिन इस शिक्षा नीति में यदि आपका बच्चा 2.5 से 3 वर्ष का है तो वह प्रवेश ले सकता है और उसको 3 साल तक स्कूल में कैसे बैठना है, कैसे जाना है, क्या सीखना है, इसकी शिक्षा दीक्षा उसको दी जाएगी। एक तरह से आप उसको आम भाषा में प्ले स्कूल भी बोल सकते हैं, प्ले स्कूल भी कह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और उन कक्षाओं तक उस 3 वर्ष के समय में आपके बच्चे की कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी। उनके स्किल के आधार पर उनको आगे कक्षाओं में शिफ्ट किया जाएगा, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। जो परीक्षाएं शुरू होने का प्रावधान इस शिक्षा नीति में दिया गया है, इसका पूरा दस्तावेज आ चुका है। हिंदी में जो दस्तावेज है लगभग वह 64 पेज 110 पेजेस का है। जो इंग्लिश में दस्तावेज है वह लगभग 60 से 65 पेजेस का है। जिसको भी वह दस्तावेज देखना हो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी जरूर लिखिएगा, उसको मैं आपको सेंड कर दूंगा और ध्यान से उसको पढ़िएगा। मेरे मित्र, मेरे क्लासमेट राजकुमार भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि यह पसंद कर रहे हैं। और अपने सवाल मुझे ज़रूर से ज़रूर भेजिए कि आपके सवालों का मैं जवाब भी दे सकूं। शिवानी जी बहुत अच्छे सवाल कर रही हैं, खासकर भाषा को लेकर। इस शिक्षा नीति के बहुत से पॉजिटिव पहलू ज़रूर हैं, लेकिन 2-3 नेगेटिव पहलू भी मुझे मिले। पहला ये कि पूरी नीति को आपने केंद्रीकृत कर दिया, यानी कि सेंट्रलाइज कर दिया है। और दूसरा वही सवाल लैंग्वेज वाला, और लैंग्वेज में भी खासकर अंग्रेजी लैंग्वेजेस का, क्योंकि इस शिक्षा नीति में साफ साफ लिखा गया है कि अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम होगी। उसके विकल्प में यदि कोई और मान्यता आती है, खासकर जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, अकाउंट्स हैं, कॉमर्स के फील्ड के, इनकी जो शिक्षा दीक्षा है मूल रूप से आज भी अंग्रेजी में होती है। और इस शिक्षा नीति में प्रावधान अभी तक तो ऐसा ही है कि अंग्रेजी में ही वह शिक्षा दीक्षा होगी, लेकिन उसी अंग्रेजी की मान्यता प्राइवेट स्कूलों पर शायद लागू नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल आज के समय में भी अपनी सारी शिक्षा हिंदी और संस्कृत विषय को छोड़कर अंग्रेजी में ही देना पसंद करते हैं और वहाँ के विद्यार्थी भी अंग्रेजी में ही लेना भी पसंद करते हैं। तो अंग्रेजी वाला जो पॉइंट है, और खासकर एक नेगेटिव इसमें पॉइंट और है टीचर्स को लेकर, टीचिंग स्किल को लेकर। जी हाँ, टीचरों की स्किल को, टीचरों के पढ़ाने की क्षमताओं को कैसे और अधिक ज़्यादा विकसित किया जाए कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है आज की परिस्थिति के अनुकूल। इसको लेकर कोई भी नया सुझाव, कोई भी नई स्किल इस शिक्षा नीति में अभी नहीं दी गई है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि यह शिक्षा नीति का एक ड्राफ्ट है, एक प्रारूप है, कोई भी कानून नहीं है। समय और परिस्थिति के अनुकूल किसी भी नीति में, किसी भी नियम कानून में सरकार यदि चाहे, MHRD को हटाकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, वह चाहे तो बदलाव कर सकती है। याद रखिएगा, बदलाव होगा और ज़रूर होगा। क्योंकि एक बात और कि यह शिक्षा नीति कब से लागू होगी और कौन से सत्र में लागू होगी, इस बात को आपको विशेष रूप से जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि UGC ऊट पटांग से, बकलोल से ऐसे नोटिस देती है साली कि ऐसा लगता है कि AC कमरों में बैठकर उनको लगता है कि आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर बच्चों को लैपटॉप और PCs और टैब बांट रखे हैं। जिस देश में डेटा सस्ता होने लगा है, आटा महंगा होने लगा है, भाषण सुनाने के नाम पर आप LED लाइट लगा देते हैं, लेकिन जब विश्वविद्यालय में बच्चों को पुस्तकें नहीं है, बच्चों की कक्षाओं में शिक्षक नहीं है,
आप वहाँ पैसा खर्च करने की बजाय आप किस जगह पैसा खर्च कर रहे हैं, वही दुविधा इस नीति में भी होने वाली है। क्योंकि इस नीति को लागू करने के लिए जो बजट सरकार ने मान्य किया है तथाकथित, वह है बजट का 6%, और उससे पहले जो खर्च होता था वह खर्च होता था बजट का 2.5 से लेकर 2.8%, लेकिन पूर्ण रूप से वह भी खर्च नहीं हो पाता था। इस बात का ध्यान रखिए। प्रदीप जी का एक सवाल आया है कि केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे अगर दूसरे राज्यों में स्थानांतरित हो जाते हैं तो भाषाओं की शिक्षा कैसे लेंगे। ये अच्छा सवाल इसीलिए मैं कहूँगा क्योंकि जब कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों में मैं लोकल लैंग्वेज को पढ़ाने की बात करता हूं, और कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने का प्रावधान इस शिक्षा नीति में दिया गया है। और जब मैं प्रावधान की बात करता हूं तो याद रखिए, दिस इज अ मैंडेटरी रूल। कक्षा 6 से लेकर 8 के समय में आपके बच्चे को एक क्षेत्रीय भाषा सीखना मैंडेटरी है, और कक्षा 6 से लेकर 9 तक के विद्यार्थियों को एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना मैंडेटरी इसीलिए है। यदि आप ज्ञान चाहते हैं तो अन्य भाषा के आधार पर ही आप दूसरे भाषा का और दूसरे मुल्क का ज्ञान हासिल कर पाएंगे। और जब केंद्रीय कर्मचारी के बच्चों की बात आती है तो हमको याद आते हैं केंद्रीय विद्यालय, लेकिन यह भी एक सच है, इस देश में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, कितने नवोदय विद्यालय हैं, और साथ ही साथ जब माता पिता का ट्रांसफर या स्थानांतरण होता है तो बच्चों का स्कूल चेंज हो जाता है, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, कॉलेज लेवल की पढ़ाई को लेकर यदि आप 2 वर्ष के बाद अपनी डिग्री छोड़कर कहीं चले जाते हैं, आपकी शादी हो जाती है, कोई आर्थिक समस्या है, आपकी कोई जॉब लग जाती है, 2 साल 3 साल के बाद यदि आप पुनः आकर अपनी शिक्षा को चालू रखते हैं तो आपको मौका मिलेगा कि जहां से आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी है उसी पढ़ाई को वहां से चालू कर सके। यही प्रावधान स्कूल लेवल की शिक्षा के लिए भी है, इस बात को मैं आपको बता दूं। और साथ ही साथ माता पिता का यदि ट्रांसफर होता है, मान लीजिए आपके पिता या माता की जॉब दिल्ली में है और दिल्ली के किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपके बच्चे पढ़ते हैं, और कुछ वर्षों के बाद आपका ट्रांसफर मुंबई में हो जाता है या नागपुर में हो जाता है, बिहार में हो जाता है, कानपुर में, तो यदि आप वहाँ के केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपका बच्चा यदि दिल्ली के केंद्रीय विश्वविद्यालय में कक्षा 7 तक पढ़ा है तो कानपुर में जहाँ से आपके बच्चे की पढ़ाई खत्म होती है उसी कक्षा में या अगली कक्षा में एडमिशन लेने का प्रावधान इस शिक्षा नीति में बेहतर तरीके से किया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यह शिक्षा नीति उस 1860 की शिक्षा नीति का पूर्ण रूप से एक नवीन रूप है। क्योंकि यदि आप 1860 की शिक्षा नीति को नहीं समझेंगे तो जो थॉमस बी मैकॉले ने बनाई थी, और उस शिक्षा नीति को समझने के लिए 2 मैं पुस्तकों के नाम आपको बता रहा हूँ। एक लिखी है प्रोफेसर तुलसी राम जी ने, जेएनयू से थे, और एक पुस्तक लिखी है डॉक्टर सुंदरलाल ने। एक पुस्तक का नाम है भारत में अंग्रेजी क्यों, और दूसरी पुस्तक का नाम है भारत में अंग्रेजी राज। इन दोनों ही पुस्तकों के अध्ययन से आपको ये भी मालूम चलेगा। एक पुस्तक और है, नाम याद आ गया, राइटर का नाम याद नहीं है। पुस्तक का नाम है उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र, या कहें दलितों का शिक्षा शास्त्र। इन तीनों पुस्तकों का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे इस देश में शिक्षा के उस पूर्व के तंत्र को जो 1860 से पहले चलता था, कैसे उसको नष्ट किया गया, और कैसे 1860 के शिक्षा नीति को बनाने के लिए 1835 से लेकर 1853 के मध्य इन 18 सालों में मैकॉले के फादर ने इस देश की शिक्षा नीति का, खासकर गुरुकुलों का किस प्रकार से अध्ययन किया, उसका सारा खाका जानने के बाद ही आप 1860 की शिक्षा नीति का अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। और जब आप उस शिक्षा नीति का अध्ययन करेंगे तभी आप इस शिक्षा नीति के पॉजिटिव और नेगेटिव पक्षों को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से जान पाएंगे। शिक्षा नीति के पूर्व के इतिहास पर कभी और चर्चा करेंगे भविष्य में। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं इस 2020 की नई शिक्षा नीति में, जिसमें 2 लाख से अधिक लोगों के सुझावों को शामिल किया गया है। मेरे मित्र हैं त्रिलोक कुमार जी, उनका एक सवाल कहें या सुझाव कहें वो आया है कि शिक्षकों की बहाली के लिए क्या पहले की तरह ही पात्रता रहेगी, या कार्यरत शिक्षकों के लिए क्या समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम देकर स्कूल बढ़ाने की बात की गई है। जी हाँ,
जो त्रिलोक जी का सवाल है, शिक्षकों पर यह शिक्षा नीति बहुत ही कड़े शब्दों में ही नहीं, कड़े नियमों के साथ लागू होगी। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, बच्चों को अंक यदि शिक्षक देते हैं, उनकी मार्कशीट और रिजल्ट को लेकर बच्चे ही अब, और खासकर क्लास के बच्चे ही शिक्षकों को अंक देंगे, शिक्षकों को मान्यता देंगे और शिक्षकों की टीचिंग स्किल को मार्क्स देंगे। और उसी के आधार पर टीचरों का प्रमोशन डिपेंड करेगा, टीचरों की सैलरी डिपेंड करेगी और टीचरों का कैरेक्टर भी डिसाइड होगा। ये बच्चों के हाथ में होगा। और जो शिक्षक बच्चों से इस प्रकार का व्यवहार करते थे कि कक्षाओं में बच्चों के सामने नशा भी करते हैं, सुरती भी खाते हैं, बीड़ी भी खाते हैं, खर्रा भी खाते हैं और बेंच पर टांग रख के ऐसे बैठे होते हैं जैसे वे कक्षा में नहीं, अपने किसी आराम गृह में बैठे हैं। और साथ ही साथ अब शिक्षकों पर इस प्रकार की निगरानी रखी जाएगी, हर 3 से 5 महीने के अंतराल पर शिक्षकों को अपनी एनुअल रिपोर्ट जमा करनी होगी कि उन्होंने क्या पढ़ाया, बच्चों ने क्या सीखा आम भाषा में। अब टीचरों को अपना एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। यह बहुत बड़ा बदलाव है इस शिक्षा नीति में, इस बात को याद रखिएगा। और चीज़, शिवानी जी का एक और सवाल आया है, 2 सवाल आए हैं, एक सवाल नहीं 2 सवाल बेहतरीन सवाल हैं। एक है इंटर्नशिप का सवाल और एक है गांधी की शिक्षा नीति का। गांधी ने मूल रूप से यही कहा था, गांधी की बात मैं ज़रूर करता, थैंक्स शिवानी जी का, कि गांधी जी कहते थे कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में ही होना चाहिए। क्योंकि अब्दुल कलाम जी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी कहते हैं, 1936 की रचना गोदान में प्रेमचंद भी कहते हैं, 1916 के बीएचयू के दीक्षांत समारोह में प्रेमचंद इस बात को पूर्व कह चुके होते हैं, यदि बच्चों का आपको शिक्षा के स्तर पर मानसिक और सामाजिक विकास करना है तो शिक्षा का माध्यम उनकी स्थानीय भाषाएं होना चाहिए। बहुत से दशकों से, खासकर 1986 से लेकर इसकी पहल जबरदस्त चल रही है कि शिक्षा का माध्यम लोकल लैंग्वेज हो और कम से कम मध्यम स्तर पर या माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषाएं हों। तो इस सरकार का ये बहुत अच्छा मुझे फैसला लगा कि लोकल लैंग्वेज को इसमें प्रावधान के रूप में नहीं, एक कानून के रूप में शामिल किया गया है कि वह लोकल भाषाओं में शिक्षा को शामिल करें। दूसरा सवाल इसी में है कि जो इस शिक्षा नीति का पाठ है कक्षा 9 से लेकर 12 के मध्य का, जी हाँ, कक्षा 9 से लेकर 12 के मध्य का, जहां बच्चे आर्ट्स कॉमर्स साइंस का चयन नहीं करेंगे, बच्चे वहां फिजिक्स पढ़ना चाहें, लिटरेचर पढ़ना चाहें, हिस्ट्री पढ़ना चाहें, बायोकेमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो बच्चों ने कक्षा 6 से लेकर 8 के मध्य में, जी हाँ, जो शिक्षा नीति का दूसरा पोर्शन है +3 वाला, उन 3 वर्षों के अंतराल में बच्चों ने यदि कोई स्किल सीखी है, कोई हुनर सीखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई टेक्निकल कोर्स किया है, कोई एडिटिंग का कोर्स किया है, कोई फिल्म मेकिंग का कोर्स किया है, कोई फोटोग्राफी का कोर्स किया है, इस प्रकार का जो भी वोकेशनल कोर्स किए हैं, उन सभी कोर्सेज के आधार पर बच्चे कक्षा 9 से 12 के मध्य में एक इंटर्नशिप का कार्यक्रम भी करेंगे। वह इस शिक्षा नीति का जबरदस्त पार्ट है, क्योंकि अब तक की शिक्षा नीति में इंटर्नशिप केवल सोशल साइंस के बच्चे ही करा करते थे, साइंस के ही बच्चे करा करते थे, खासकर एजुकेशन के हों, सोशल वर्क के हों, मीडिया के हों या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितने भी पाठ्यक्रम हैं, उन सब के विद्यार्थी शोधार्थी इंटर्नशिप में जाते थे। लेकिन इस शिक्षा नीति में इंटर्नशिप का पार्ट दिया गया है, क्योंकि इंटर्नशिप ही वह एक माध्यम है जो आपके सीखे हुए काम को मान्यता ही नहीं देती है, बल्कि मजबूती भी प्रदान करती है। इस बात का याद रखिएगा। और साथ ही साथ एक बात इस चीज को समझिए कि शोध को लेकर, ठीक है ना, और बजट को लेकर, क्योंकि शोध आप बेहतर तरीके से तभी कर पाएंगे जब आपकी शिक्षा का बजट जितना तय किया गया है उतना आपको प्राप्त हो। नहीं तो ये ऐसा ही हो जाएगा जैसे जियो यूनिवर्सिटी है, आपने सुना होगा, मोदी जी जाते हैं कुछ 2017 के आसपास बिहार में, अपना भाषण में कह देते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके
पटना में यानी कि बिहार में 5 विश्वविद्यालयों को वर्ल्ड लेवल का बनाया जाएगा, उनकी बात को कहे हुए 3 वर्ष लगभग हो चुके हैं। उस 10,000 करोड़ में से अभी 1,000 करोड़ भी नहीं मिला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शोध के क्षेत्र को लेकर और शोध की शिक्षा प्रणाली को लेकर अभी इस पॉलिसी में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। इस बात को अपने कानों से सुन लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, और जब आपकी कक्षाएं चालू होंगी, आपके विद्यालय महाविद्यालय खुलेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर अपने विद्वान शिक्षकों से, क्योंकि ना मैं शिक्षक हूँ ना ही शिक्षा का विद्यार्थी हूँ, एक छोटा सा छात्र और शोधरत एक शोधार्थी हूँ। जो भी मेरी समझ बनी, जो मैंने वीडियोस देखे, जो मैंने निशंक जी के भाषण सुने, जो मैंने मोदी जी के भाषण सुने, जो मैंने अपने वाइस चांसलर के भाषण सुने, जो मैंने पूर्व के कई विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों के वक्तव्य को सुना इस शिक्षा नीति के संदर्भ में, और जो मैंने योगेंद्र यादव, पुष्पेश पंत, रोमिला थापर, अरिंदम चौधरी, रवीश कुमार और सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह और इन सभी लोगों को सुना, मोटा मोटा उन सभी का निचोड़ मैंने अपने इस शिक्षा नीति के परिचयात्मक वीडियो में दिया। इस वीडियो के दूसरे भाग का आप ज़रूर वेट करिएगा, जो कल या परसों आपको सुनने को मिलेगा। आपने इसको देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इस वीडियो को पहले मैं अपने दूसरे पेज पर लाइव कर रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने इसे अपने फेसबुक के मेन पेज पर इसको शेयर किया, इसको लाइव किया। आपके जो भी सवाल रहे, मैं कितनों का जवाब दे पाया या नहीं दे पाया वह मुझे आप बताएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगले वीडियो में मैं आपको इस शिक्षा नीति के बारीक से बारीक पक्ष को बताने का पूरा प्रयास करूंगा, चाहे वह 5 वर्ष वाली शिक्षा हो, स्टार्टिंग के 5 वर्ष की, 3 वर्ष वाली वह शिक्षा हो जहां आपका बच्चा वोकेशनल कोर्स को सीखेगा, स्थानीय भाषाओं को सीखेगा। फिर मैं उस पोर्शन की भी बात करूंगा जहां आपके बच्चे से ज़्यादा आपके शिक्षक पर यह शिक्षा नीति डंडा चलाती है, नियम कानून चलाती है, और ख़ास कर माध्यम की बात करूंगा, मोड की बात करूंगा, मीडियम की बात करूंगा। और अगले पोर्शन में मैं उन विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की भी बात करूंगा जो ये शिक्षा नीति आपको समझाने का प्रयास करती है, और मैं कंपेयर करके आपको बताने का प्रयास करूंगा कुछ अन्य देशों की शिक्षा नीति से कि हमारी ये शिक्षा नीति में कौन कौन से ऐसे तत्व, कौन कौन से ऐसे नियम कानून या बिंदु हैं जो अन्य मुल्कों की शिक्षा नीति से इस शिक्षा नीति में लागू किए गए हैं, और उनका भविष्य क्या हो सकता है। अगले वीडियो की सूचना, क्योंकि इस फेसबुक लाइव की सूचना 15 या 20 मिनट पहले मैंने फेसबुक पर दी थी, आप सभी जानते हैं, क्योंकि समय का अभाव था, इसीलिए यह वीडियो बहुत जल्दबाजी में तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बड़ा मन था कि 2 अगस्त को या 3 अगस्त को करूं फेसबुक लाइव, लेकिन नहीं कर पाया, थोड़ी तकनीकी अभाव था और स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था। लेकिन अब लगभग ठीक हूं, और साथ ही साथ आपके जो सवाल आए, शिवानी हो, त्रिलोक जी हो, राजेंद्र जी हो, मनीषा जी हो, मेरे नौशाद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं अगले फेसबुक लाइव में आप सभी जुड़ेंगे। और याद रखिएगा कि मैं शिक्षा नीति के माध्यम से किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, किसी भी सरकार, किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्थान के ना ही पक्ष में बोलूँगा ना ही विपक्ष में बोलूँगा, और ना ही मैं नागार्जुन की तरह कविताएं पढ़ूंगा, ना अटल जी की तरह शेरो शायरी करूंगा। जो शिक्षा नीति में कहा गया है एक सरल भाषा में आम नागरिक के लिए, और शिक्षा नीति के सभी पक्षों की बात करूंगा, चाहे आंगनवाड़ी हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, शोध हो, कॉलेज हो, और अंत में जाके इसको कैसे लागू करने की क्या मशीनरी है भारत सरकार के बाद के पास, कितने लोग हैं, कितना पैसा है, कितने समय पर लागू होगी, और पूर्व के कुछ नियमों पर यह शिक्षा नीति कितना भयंकर और कितना घातक प्रहार करने वाली है, मैं उसकी भी बात करूंगा। याद रखिएगा। तो इस वीडियो को आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का वेट करें। कोई सुझाव, समस्या, टीका टिप्पणी हो तो ज़रूर करें। और जो भी मेरे ऐसे साथी जो शुरू से नहीं जुड़ पाए हैं, इसी वीडियो को बिना एडिट किए मैं अपने YouTube चैनल पर भी डालूंगा, जिसका नाम है दशकंठी वेला। वहां आप उसको पूरा देख सकते हैं, पूरा सुन सकते हैं। इस बात का भी याद रखिएगा। तो मेरे चैनल को पसंद किया, इस वीडियो को पसंद किया आपने, आपके सवालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले फेसबुक लाइव में। जय हिंद, जय भारत, सलाम इंडिया।